बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो मैं आपको समरी बताऊंगी वो आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा या एरर्स जो हमने पढ़े थे अब उनको डिस्कस करूंगी। ये मैं अगेन आपको बता दूंगी, ये टॉपिक हम सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको शो करवाने का मकसद ये है कि आप इसमें से डेटा तो कलेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड देन आपको अगेन मैं एक बड़ी समरी बता दूंगी इस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपने मेन माइंड में रखना है। अच्छा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या है? हमने कहते हैं टू मेन सोर्सेज ऑफ डेटा है। डेटा हमारे पास क्या था, हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं इज कॉल्ड अ डेटा। अब देयर द टू मेन सोर्सेज हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। प्राइमरी डेटा क्या होता है कि दैट हैव नॉट अंडरगॉन एनी यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, कि जो आपके पास किसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में से नहीं गुजरा होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा है। एंड सेकेंडरी डेटा आपके पास क्या है कि which have undergone any sort of treatment at least once is called the secondary data, कि जो आपके पास क्या हो, the data published or used by an organization other than one which originally collected them are known as secondary data, ठीक है। तो ये हमारे पास secondary data, और इनके आपके पास ये एग्जांपल भी गिवन है। यहाँ हमने पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही कलेक्ट की, कंपाइल्ड की और पब्लिश कर दी, तो इट्स एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी डेटा। और यहाँ आपके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकेंडरी डेटा। अब मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना रहे। इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था, जिसमें हम डायरेक्ट पर्सन के पास जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, उससे पूछते हैं डेटा के बारे में और अपने फैक्ट्स एंड फिगर जो है कलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन वाला पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला ऑप्शन नहीं मौजूद, तो हम क्या करेंगे, ये इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। सम टाइम ऐसे होता है कि आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। अगर हम डायरेक्ट किसी बंदे के पास जाएं और उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर हम उसके बारे में पूछते हैं तो दे गाइड द रॉन्ग, ठीक है, दे कैन गाइड द रॉन्ग, वो हमें गलत गाइड कर सकता है। देन वी यूज द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम थर्ड पर्सन से पूछते हैं कि इसके क्या हालात हैं, क्या इसकी सिचुएशंस है, कितनी जायदाद है। तो थर्ड पर्सन, अच्छा, एक होते हैं कि इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में सम टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्सन फील्स द हेजिटेशन, ठीक है, कि वो हेजिटेशन फील करता है बताते हुए भी, या वो गलत बयानी करता है। देन वी कैन टेक द अदर मेथड, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन लेते हैं, जिसमें थर्ड पर्सन को गवाह बना के हम बताते हैं, पूछते हैं उससे। देन आ जाते हैं जी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मेथड क्या होता है कि यहाँ आपके पास हर चीज रिपोर्ट हो रही होती है। अगर आज के दौर में हम देखें तो बच्चा पैदा होता है तो उसकी बर्थ डेट जो है रजिस्टर करवानी पड़ती है। कोई इंसान अगर इस दुनिया से चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो भी रजिस्टर होता है। तो रजिस्ट्रेशन में आपके पास ईच एंड एवरी रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो हम कहते हैं इन दिस मेथड द इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी व्हेन और शॉर्टली आफ्टर एन इवेंट अकर। कोई भी इवेंट अकर वगैरह, वो खुशी का है, बर्थ का है, डेथ का है, ऑल द इवेंट आर रजिस्टर इन द, जिस तरह के निकाह नामे आप कहते हो कि निकाह नामे भी आपके रजिस्टर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ईच एंड एवरी इवेंट जो है आपके पास रजिस्टर हो रहा होता है। डिवोर्सेज कितनी हो रही हैं, मैरिजेस कितनी हो रही हैं, बर्थ्स कितनी हो रही हैं, डेथ कितनी हो रही है, ईच एंड एवरी इवेंट जो है आपका रजिस्टर होता है। दैट हमारे पास जो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक तरीका जो है वो रजिस्ट्रेशन भी है। देन हम कहते हैं कि एस्टिमेट्स थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है कि इसके लिए कोई फॉर्मल कलेक्शन का मेथड नहीं है, ठीक है। हम जाते हैं, जिस तरह की एक जागीरदार है, जागीरदारी जो एक मेथड था, ट्रेंड था, वो गांव में ज्यादातर अप्लाई हुआ होता है। वहाँ क्या होता है कि जो जागीरदार होता है गांव का, उसको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन का पता होता है कि इस गांव में क्या हो रहा है, वो ईच एंड एवरी इवेंट से वाकिफ होता है। तो हम डायरेक्टली उसके पास जाते हैं और वो अपनी ऑन जजमेंट से, पर्सनल जजमेंट से हमें जो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो हमें रिक्वायर्ड करता है, हमें सेंड करता है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि एक अच्छा मेथड है एस्टिमेट करने के लिए, कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है, और ये है कि अगर एस्टिमेट्स आपने लगाने हैं तो वो आपको ज़्यादातर मिल जाते हैं इस सब्जेक्टिव मेथड से। एंड इट्स अ सब्जेक्टिव मेथड बिकॉज द पर्सनल जजमेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, इट्स नॉट अ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जहां पे न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। बट इट्स अ सब्जेक्टिव मेथड है बिकॉज पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स। अच्छा, इन्यूमरेटर्स क्या होते हैं? हमारे पास
पेपर्स गिवन दिए जाते हैं, ठीक है, जो ट्रेन अच्छा, इसमें आपके पास क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स, इसमें ट्रेन पर्सन होते हैं। ये बड़ा ही अच्छा मेथड है, लेकिन कॉस्टली है, और इसको गवर्नमेंट के अलावा कोई क्या कहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है इंक्वायरी में, कि आपके पास ट्रेन पर्सन होते हैं, आपने उनको सैलरीज भी देनी होती है, आपने उनके ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है वो भी उठाना पड़ेगा, कॉस्ट भी लगेगी। उन्होंने जहाँ-जहाँ जाना है, आपने उनको ट्रांसपोर्ट भी फ्रॉम करनी है। तो ये मेथड कलेक्शन तो आपको करके डेटा को एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बट इट्स अ टू मच, आप कहते हो ना कि कॉस्टली हो जाता है, तो ये ओनली गवर्नमेंट कैन परचेज है, कैन अफोर्ड है, अदरवाइज आम बंदे के बस की बात नहीं है। देन मेल क्वेश्चन मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है। इट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो सबके ही होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके पास जो पेपर, जिस तरह के एक पेपर गिवन दे दिया जाता है, फॉर्म टाइप बना होता है, जिसमें आपको जो-जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको भेज दिए जाते हैं घरों में, और कहते हैं कि जी आप फॉर्म फिल करें और फिर हमें रिटर्न कर दें। लेकिन इसमें एक जो डिसएडवांटेज ये होता है ना, एडवांटेज तो ये है कि कॉस्ट कम लगती है, आपको इतना घूमना नहीं पड़ता, और आपको मेजॉरिटी जो इन्फॉर्मेशन होती है कलेक्ट हो जाती है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हमारे जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन का जवाब देना ही नहीं चाहते, तो वो उस जगह को खाली छोड़ देते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं, या समटाइम्स उनको वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा होता, तो वो जगह खाली छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारे पास एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये दोबारा मेल्स उनको सेंड की जाती हैं कि प्लीज आप इनको फुलफिल करें एंड देन रिटर्न करें। तो ये हमारे पास मेल क्वेश्चन मेथड आ जाता है। मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, हमारे पास क्या हो जाता है कि आपको सेकेंडरी डेटा तो मैंने आपको बता ही दी है कि क्या है कि सेकेंडरी डेटा हमारे पास होता है, हैव अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में से, अगर वो गुजरा होता है एटलीस्ट वन, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। ऑफिशियल सोर्सेज इसके होते हैं जो कि लिखे हुए हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज जो हैं आपके पास, ठीक है, या आपके पास लिखे हुए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, जो भी मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफिशियल गवर्नमेंट। सेमी ऑफिशियल क्या है कि जिसमें आपके प्राइवेटाइजेशन का भी कुछ हिस्सा नजर आ रहा होता है, ठीक है, जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है पब्लिकेशन, सेंट्रल कॉटन कमेटी है, डिफरेंट वापडा है। देन प्राइवेट सोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज है, मार्केट है। पब्लिकेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके पास आ जाते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब इकोनॉमिक रिसर्च है, यूनिवर्सिटीज भी बहुत मेन पार्ट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आपके पास सोर्सेज हैं फॉर द सेकेंडरी के लिए। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, आपके पास वेरिएबल चेंज को बोलते हैं, कि आपकी जो वैल्यू है इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट है वो वेरी करे फ्रॉम वन और इंडिविजुअल, तो वो वेरिएबल है। कांस्टेंट हमारे पास क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यूज होती है। इनकी एग्जांपल जिस तरह आप ये एरिया पढ़ते हो, पाई की जी वैल्यू पढ़ रहे होते हो, या आपके पास ई, हमारे पास ये वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है, कैन विच कैन एज्यूम ओनली वन वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि आपके पास ये, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो ना एफएससी के, तो इसमें मैंने तमाम चीजें बोर्ड पे आपको समझाई हुई हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वहां से पहले देख लो, फिर अगर आप समरी पढ़ोगे तो आपको और इजी लगेगा, और ज्यादा आपको आसानी भी होगी। कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट क्या होता है कि जिसमें जंपिंग होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल, जो इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज रहता है, ठीक है। या हम कहते हैं कि और हमारे पास कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि a variable which can assume within a given range is called a continuous value, या infinite number of values अगर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड continuous random variable। हाइट है, आपकी वेट है, इट्स कॉन्टिन्यूस, और अगर इनकम है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज को एज्यूम करता है, या आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं जहां हम कह रहे हैं कि वेरिएबल which can assume only some specific value within a given range is called a discontinuous or discrete random variable। अब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्वांटिटेटिव आपको क्या क्या होता है। क्वालिटेटिव की अगर बात करें तो वो नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, जैसे कि आई कलर है, हमारे पास करेक्टर है, बैड बॉय है, गुड बॉय है, ये तमाम चीजें, रेड ऑरेंज येलो, ये तमाम चीजें आपके नॉन न्यूमेरिकल थिंग्स हैं, क्वालिटेटिव हैं। और क्वालिटेटिव वेरिएबल को आप एट्रीब्यूट भी कहते हो, ये भी आपने याद रखना है। देन हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है जिसमें आप न्यूमेरिकल नंबर को कलेक्ट करते हो, जी ना, एज अगर आप बता रहे हो तो 18 है, 20 है, तो आप न्यूमेरिकल डेटा में कर रहे हो, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव नंबर है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट की बात आ जाती है कि अगर आपके मेजरमेंट, अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, तो वो आपके जिस तरह के हमने ये किया कि हमारे पास जो हाइट है वो 62 है, बट अदरवाइज हो सकता है वो 62.4 हो,
या 62.45 हो, आपके पास एग्जैक्ट ये हम वो लेते हैं मेजरमेंट कि जो हमारे पास ट्रू वैल्यू से करीब तर होती हैं, तो इस वजह से। अच्छा, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड करती है एक तो स्केल पर्सन पे, ठीक है? दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, उस पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है? अब ये हमारे पास जो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट आती है, हम कहते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आई है, वो हमें पता है कि वो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू से करीब तरीन वैल्यू है। अब इसमें हमारे पास अगर वो नहीं है, वो जो डिफरेंस आ रहा होता है, वो किस वजह से आ रहा होता है? एरर्स ऑफ मेजरमेंट की वजह से। अब हमारे पास एरर्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द measured value and the true value. However, a small it may be is called the error of measurement. These error are the two types हैं, compensating errors हैं and biased error. Compensating errors क्या है कि जो at the long run आपके पास खत्म होने के चांसेस होते हैं, बट biased errors आपके पास कैम्युलेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है? अगर मैं इसी को डिस्कस करूं, जब हम डिस्कस करते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स को, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास एरर आ रहा है, वो आपके पास क्या होता है कि एट द टाइम जिस तरह आप किसी की हाइट मालूम कर रहे हो, वेट मालूम कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग रन के लिए और नंबर साइज इंक्रीज करते जाओगे, तो आप देखोगे कि आपके पास जो एरर्स है विच टेंड टू बैलेंस और कैंसल आउट इन द लॉन्ग रन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द कंपेंसेटिंग एरर और चांस एरर और रैंडम एरर। दीज आर द थ्री नेम्स ऑफ द कंपेंसेटिंग एरर, चांस एरर्स एंड रैंडम एरर्स। बाइस्ड एरर्स कहें कि आपके पास वो खत्म नहीं होता, वो बल्कि बढ़ता जाता है, कैम्युलेट होता जाता है। जैसे आप किसी कपड़े वाली दुकान पे जाते हो एंड यार्ड स्टिक आपके पास है, वो जिसे नापते हैं कपड़ा और आपको मीटर्स में देते हैं कपड़ा, जिन्हें 2.5 मीटर दे रहे हैं, 3 मीटर दे रहे हैं। तो वो क्या होता है कि अगर दुकानदार ने थोड़ा सा भी कम किया है कपड़ा इंचेस में, 36 की बजाय 35.5 उसने काट लिए आपको दिए, देन वो जो एरर है ना, वो आगे रिपीट होता जाएगा, इनकेम्युलेट होता जाएगा। तो वो कैंसल आउट नहीं होता जाएगा, बल्कि वो जमा होता जाएगा। दैट इज कॉल्ड द बायस्ड एरर एंड इज द एग्जांपल ऑफ बायस्ड एरर। तो ये हमारे पास आ जाता है जी, बायस्ड एरर या कैम्युलेटिंग एरर भी इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह देन हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि मैं आपको समरी बताऊंगी। इसकी 3 समरीज बना के मैं आपको डिस्कस करके बता रही हूँ। आई होप स्टूडेंट आप इसको गौर से पढ़ोगे और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। अल्लाह पाक तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।